नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसबीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 63 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 63 का जो पहला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो वैसे मुगल सम्राट जिन्होंने कुल्लू के जो राजा होते थे जगत सिंह, उनको राजा की उपाधि से सम्मानित किया था, तो वो क्या था? औरंगजेब। अगर बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब के द्वारा जो है राजा जगत सिंह को यहाँ पे राजा की उपाधि दी गई थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि जो कुल्लू रियासत है उसका सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा भी आपका जगत सिंह था। ये क्वेश्चन भी आपको डिटेल से याद रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुल्लू के ऐसे राजा है जिन्होंने अपनी राजधानी नग्गर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की। तो नग्गर से सुल्तानपुर के लिए जो अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो भी कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा की गई थी। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, कब की थी? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो ये की थी 1660 में। तो कुल्लू की जो राजधानी है वो नग्गर से जो सुल्तानपुर ट्रांसफ़र की थी वो भी राजा जगत सिंह ने 1660 में की थी। एक बार क्वेश्चन परीक्षा में ये पूछा था कि जो अयोध्या से जो भगवान राम की, रघुनाथ जी की जो प्रतिमा है उसको अयोध्या से मंगवाकर कुल्लू जो है वो किसने लाया था? तो ये लाया था आपके दामोदर दास ने, लेकिन आदेश किसके थे? राजा जगत सिंह के। तो ये कब लाया था? तो ये 1653 में। तो भगवान राम की जो मूर्ति है वो अयोध्या से कुल्लू जो लाई गई थी वो 1653 में एक ब्राह्मण दामोदर दास ने लाई थी। किसके कहने पे? राजा जगत सिंह के कहने पर लाई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो है 1660 में जो क्या करवाया था? राजा जगत सिंह ने रघुनाथ जी का मंदिर का निर्माण भी करवाया था कुल्लू में। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगर आप एसबीटेट नवंबर में अपना टेट क्वालिफाई करना चाहते हो, हमारी क्लासेज या हमसे वो हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो जिससे अभी भी आपका एसबीटेट क्वालिफाई हो सकता है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7876145409 के साथ जुड़ सकते हैं और हमसे यहाँ पे कोचिंग परचेज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें हमारे बैच के साथ मिलने वाली है। यहाँ पे अगर आप बैच लेते हो तो फ्री हैंड रिटन नोट्स, अगर आप बैच नहीं लेते हैं तो आपको खाली हैंड रिटन नोट्स मिल सकते हैं। अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो कुल्लू रियासत है उसकी स्थापना किसने की थी? तो कुल्लू रियासत की स्थापना की थी, भाई ध्यान से सुनना है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, विहंग मणिपाल। क्या बोलेंगे मैम? विहंग मणिपाल के द्वारा स्थापना की जाती है कुल्लू रियासत की। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विहंग मणिपाल तो इसकी स्थापना करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंडी में जो नमक की खाने हैं गुमा और द्रंग, उन पर कुल्लू के किस राजा ने जो है कब्जा जमाया था? तो एक कुल्लू के राजा होते थे मान सिंह। मान सिंह ने क्या कर दिया भाई, जो मंडी की जो खाने हैं, नमक की जो खाने हैं, एक गुमा है एक द्रंग है, इन पर क्या है 1700 में आक्रमण किया था और उनको जो है मान सिंह ने क्या है अपने अंडर ले लिया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर बात करता हूँ मैं कुल्लू ज़िले की, तो कुल्लू ज़िले का जो ज़िले के रूप में गठन हुआ है वो 1963 में हुआ है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। कुल्लू ज़िले का मुख्यालय कुल्लू में है और कुल्लू का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जो जनसंख्या घनत्व के अनुसार जो है कुल्लू का जो जनसंख्या घनत्व है वो 80 है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और साक्षरता दर कुल्लू ज़िले का 79.40% है। ये सब कुछ 2011 के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। और अगर बात करें कुल्लू ज़िले की क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल जो कुल्लू का है वो 5503 है या 5503 है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बात करें कुल्लू की, तो कुल्लू में जो है वो यहाँ पे कुल जनसंख्या कुल्लू की 2011 के अनुसार 4,37,903 थी। अगर इतना अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। कुल्लू की दो किताबें हैं, एक है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू और लाहौल स्पीति, ये लिखी है APF हारकोट के द्वारा, और एक है कुल्लूत देश की कहानी जो लिखी है लालचंद प्रार्थी। यहाँ पे कुल्लू में चार विधानसभा की सीटें हैं। एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है भुंतर। तो भुंतर हवाई अड्डा हिमाचल के ज़िले में है, तो ये कुल्लू में है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कुल्लू है वो किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मंडी जो लोकसभा के अंतर्गत कुल्लू भी आता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1966 ईस्वी तक हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले थे? हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट वेयर देयर इन हिमाचल प्रदेश टिल 1966-80? इस बात को आप याद रखेंगे तो 1966 तक हिमाचल में 10 जिले थे, ये आप सब लोग जानते हैं।
अच्छा, 1966 में 10 जिले थे और 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब का पुनर्गठन होता है तो विशाल हिमाचल का निर्माण होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। यहाँ पे आपको दो बातें याद रखनी, एक पुराना हिमाचल, एक नया हिमाचल, कि सर पुराने हिमाचल में कौन कौन से ज़िले आते थे और नए हिमाचल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो अगर पुराने हिमाचल की बात करूं तो 10 ज़िले तो बन गए थे, लेकिन 12 ज़िले कब बने, तो 12 ज़िले बने 1972 में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले पुराने हिमाचल की बात करते हैं, पुराना हिमाचल और नया हिमाचल। ठीक है, पुराना और नया याद रखना है आपको, यहाँ से यहीं से आइडिया लगाना है। अच्छा, पुराने हिमाचल की बात करूँ तो पुराने हिमाचल में आता था चंबा, सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी और शिमला। याद रखना है पुराने हिमाचल में कौन कौन आता था, चंबा, सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी और शिमला, ये सब पुराने हिमाचल में आता था। लेकिन नए हिमाचल में जो आता है वो आपका कांगड़ा आता है, आपका कुल्लू आता है। सीधा क्वेश्चन आता है कौन आता है कौन नहीं आता, लाहौल स्पीति आता है, आपका ऊना आता है। तो ये 4 ज़िले आते हैं किसमें, आपके नए हिमाचल में। उसी प्रकार अगर मैं आपको बताना चाहूँ 10 ज़िले तो 1966 तक बन गए थे, लेकिन जो 2 ज़िले बाद में बने वो 1972 में बने। तो 1 सितंबर 1972 को ऊना और हमीरपुर को कांगड़ा से अलग करके 2 ज़िले बनाए गए। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो ऊना और हमीरपुर कब बने, तो 1 सितंबर 1972 को बने थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से ये बात याद रखना। और हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो अगर बात करें अविश्वास प्रस्ताव की तो इसको लोकसभा में लाया जाता है। अच्छा, लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम जब अविश्वास प्रस्ताव को यहाँ पे लाया जाता है, इसको प्रधानमंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है और सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव को लाना है किसी भी पार्टी ने तो कम से कम उसके पास 50 सदस्य होने चाहिए। अगर उसके पास 50 सदस्य नहीं है, उसके पास 50 सदस्यों का समर्थन नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पे नहीं लाया जा सकता। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए, अगर बात करें लोकसभा की तो लोकसभा जो है वो संसद का क्या होता है, निम्न सदन होता है। क्या होता है, निम्न सदन। और आर्टिकल नंबर 81 किसकी बात करता है, लोकसभा की बात करता है। इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो आपकी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो थी मीरा कुमार। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन देखिए परीक्षाओं में कभी भी पूछे जा सकते हैं। एक बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था कि लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ। तो ये 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच पहला आम चुनाव भारत में होता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, संसद का ऐसा सदन जिसको भंग किया जा सकता है तो वो लोकसभा है, क्योंकि इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे अब इनको जो है वो ख़त्म कर दिया। इनको कौन चुनता था, इनको राष्ट्रपति चुनता था। लेकिन अब इसका जो पद है, एंग्लो इंडियन जो पहले चुने जाते थे, इनको अब समाप्त कर दिया गया है। अब लोकसभा में अधिकतम बंदे 550 बैठ सकते हैं और वर्तमान में जो सीटिंग है, सीटिंग वाला जो बैठ रहे हैं लोकसभा में वो 543 है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। सारे के सारे क्वेश्चन देखिए परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, तो वो आपका लद्दाख है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, लद्दाख सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। अच्छा, जीवी मावलंकर क्या थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। ये लोकसभा के क्या थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है इनके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया। तो आर्टिकल नंबर 93 बात करता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। अच्छा, लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है उनके पद के बारे में और उनकी त्यागपत्र, उनके पद से उनको कैसे हटाया जाएगा, ये किस में बोला गया है, आर्टिकल नंबर 94 में बोला गया है। ये सारी बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस प्रकार आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आया है पेपर में, कि जो आपका आर्टिकल नंबर 89 है वो क्या बात करता है। तो ये राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, ठीक है। तो राज्यसभा का सभापति मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ कौन होता है, आपका उपराष्ट्रपति होता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है।
एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा का जो ऊपरी सदन है वो कौन, तो संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा होता है, माफ़ी चाहूँगा। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 साल होनी चाहिए, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो आगे बढ़ते हुए, और राज्यसभा का कार्यकाल मैं कल भी बोल चुका हूँ कि 6 वर्ष होता है। अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो मनुष्य ने सबसे पहले, आप सभी लोग जानते हैं, तांबा या कॉपर का प्रयोग किया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, ये सारी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कॉपर की, तो कॉपर को Cu भी बोला जाता है। और तांबे का जो एक रासायनिक सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। वैसे तो इसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं है, मतलब क्योंकि ये खुद एक रासायनिक तत्व है, तो इसका एक यहाँ पे क्या है, रासायनिक सूत्र नहीं होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। तांबे को हम Cu यहाँ पे बोल सकते हैं, और इस Cu कॉपर की जो है वो 29 के आसपास यहाँ पे परमाणु संख्या होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है, टेट में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वो होता है होमोसेपियंस। ठीक है, तो ये आपको डिटेल से याद रखना है। जी, अगला क्वेश्चन है कि फाइनेंस कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि वित्त आयोग का जो गठन है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अच्छा, वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का जो गठन है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 280 है उसके तहत किया गया है। और अगर बात करें वित्त आयोग की, जो 15वां वित्त आयोग है वो अभी यहाँ पे 2021 से 2026 तक जहाँ पे कार्य कर रहा है। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे, इनका नाम था NK सिंह। क्या नाम था? NK सिंह। लेकिन जो आपका 16वां वित्त आयोग है उसका भी गठन यहाँ पे हो चुका है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करूँ तो श्री अरविंद पनगड़िया। तो श्री अरविंद पनगड़िया ने जो है वो ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होने वाले हैं, और इन्होंने अपनी सिफारिश जो है वो धीरे धीरे दे रहे हैं। तो ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। वित्त आयोग की बात आर्टिकल नंबर 280 में की जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये तो आपको पता चल गया कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है और 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है, लेकिन वित्त मंत्री कौन है, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो वित्त मंत्री की अगर मैं बात करूं तो भारत के जो वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण जी है। ये भी आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। अनुच्छेद 324 की बात करता हूं तो अनुच्छेद नंबर 324 जो है वो चुनाव आयोग की बात करता है। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग के बारे में किस आर्टिकल में बोला जाता है। तो निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में ही बोला जाता है। अच्छा, संविधान में संशोधन हो सकता है। अच्छा, संविधान में संशोधन की जो बात है वो किस आर्टिकल में बोली है? तो संविधान में संशोधन की जो बात है वो आर्टिकल नंबर 368 में बोली गई है ना, कि हमारे संविधान में संशोधन, अगर कोई भी चेंज होता है तो अमेंडमेंट देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 368 के तहत। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया हमारे देश के संविधान में ली है वो कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका से। कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका। तो ये बात आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पे क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पे वित्त आयोग के गठन के बारे में बात की गई है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। यहाँ पे कोई सा क्वेश्चन भी आपसे देखिए परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन सभी बातों को डिटेल से याद रखें। क्वेश्चन कोई सा भी हो, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप इन सभी क्वेश्चन को डिटेल से याद रखिएगा। अच्छा, इमरजेंसी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि इमरजेंसी के बारे में, तो 3 प्रकार की इमरजेंसी भारत में। एक है 352, आर्टिकल नंबर 352 के तहत, जिसमें आता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत। अनुच्छेद नंबर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये भी एक इमरजेंसी है। और 360 के तहत होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी है, 352, 356 और 360। तो 356, 352, 360, तीनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। 52, 56 और ये तीनों बातें ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। तो ये सभी बातें आप डिटेल से याद रखें, बेहतरीन तरीके से याद रखें। यहाँ पे कोई सी चीज़ भी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि भारत में लग चुका है। राष्ट्रपति शासन भी भारत में कई जगह लगा है, कई राज्यों में। लेकिन वित्तीय आपातकाल जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो भारत में एक बार भी नहीं लगी है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। एक दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपीएससी की बात भारत के किस आर्टिकल में की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग की बात अनुच्छेद नंबर 315 में की जाती है। और अगर बात करें वर्तमान में जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी जो है वो आर्टिकल नंबर 315 में वर्तमान में जिसके अध्यक्ष है, ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, अजय कुमार। क्या नाम है? अजय कुमार।
तो अजय कुमार क्या है, ये वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और अगर बात करें चुनाव आयोग 324 मैंने बोला था, तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार, कोई सा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसीलिए आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से बेहतरीन तरीके से जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉन इज हिमाचल का बनारस। हिमाचल के किस शहर को हिमाचल का बनारस कहा जाता है? तो लीजिए, हिमाचल का जो बनारस है वो आप सब लोग जानते हैं कि मंडी को कहा जाता है, और इसी शहर को, इसी मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है, और हिमाचल की वाराणसी, हिमाचल का बनारस, ये सभी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की किस जगह को मिनी लहासा के नाम से जाना जाता है? तो मिनी लहासा के नाम से धर्मशाला को जाना जाता है। आपका लिटिल तिब्बत के नाम से जाना जाता है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति को लिटिल तिब्बत के नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में लैंड ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की घाटी के नाम से किसे? तो अंगूरों की घाटी रिब्बा किन्नौर को जाना जाता है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स का मतलब है कि 84 मंदिरों की भूमि। तो 84 मंदिरों की जो भूमि है वो किसको बोला जाता है? तो 84 मंदिरों की जो भूमि है वो आपका बोला जाता है किसको? भरमौर को। तो भरमौर को जो है वो 84 मंदिरों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश किसको बोलते हैं? तो आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है वाई.एस. परमार। ठीक है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि वैली ऑफ गॉड्स के नाम से हिमाचल में किसे जाना जाता है? तो वैली ऑफ गॉड्स आप सब लोग जानते हैं कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी को वैली ऑफ गॉड्स के नाम से हिमाचल में अक्सर जाना जाता है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका हिमाचल प्रदेश में गुलमर्ग ऑफ हिमाचल, कुफरी, सबको पता है कुफरी बहुत सुंदर जगह है और इसको गुलमर्ग ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड आप सब लोग जानते हैं, खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। अजंता ऑफ हिमालयाज, बहुत आसान है, अजंता ऑफ हिमालयाज। ताबोमठ 996 ईस्वी में बना था। ताबोमठ स्पीति में, लाहौल स्पीति में पड़ता है ताबोमठ। और ताबोमठ की बात करें तो ये अजंता ऑफ हिमालय है। और कांगड़ा का जो मसरूर रॉकेट मंदिर है, इनको एलोरा ऑफ द हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। अच्छा, हिमाचल में छत्रबाहु और अजान बाहु के नाम से किसे? तो राजा केहरी सिंह को छत्रबाहु और आपका छत्रपति और अजान बाहु के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि लेक ऑफ मून और लेक ऑफ सन। तो लेक ऑफ मून जो बोला जाता है वो चंद्रमा की जो झील है वो चंद्रताल है, और सूरज की जो झील है सूरज भगवान की वो सूरजताल है। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और है कि आपका पीच बाउल ऑफ इंडिया के नाम से किसको? पीच बाउल ऑफ एशिया बोल लो। तो पीच बाउल ऑफ इंडिया जो है वो आपकी राजगढ़ है, और जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पड़ता है। ये राजगढ़ बहुत सुंदर जगह है, राजगढ़। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रिवर ऑफ सोरो, दुख की दरिया के नाम से हिमाचल में स्वान नदी जो कि उन्ना में है उसको जाना जाता है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, लेक ऑफ डर्टी वाटर होता है गंदा पानी। तो गंदे पानी की झील है कराली झील जो कि शिमला में है। इसके अलावा आपका अगर बताना चाहूँ तो सूरजताल झील है। कौन सी झील है? सूरजताल झील, इसको लेक ऑफ क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भारत में किसे जाना जाता है? तो एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया, हिमाचल में से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। तो आज के लिए इतना ही। आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक बार पुनः हर हर महादेव।